ओके अभी तक के लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है डिफरेंट कंसेप्ट्स, जहां पे हमने देखा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कूलॉम लॉ। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, सभी चार्जेस के अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज एक और कंसेप्ट हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बोर्ड्स के लिए, आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ये देखते हैं, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बनाते रहना। मेन टॉपिक आपका चलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ, इट इज अ सिस्टम ऑफ, पहले लिखते हैं फिर समझेंगे। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। अब इसको समझते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। एक हमारे पास है प्लस क्यू और एक हमारे पास है माइनस क्यू। इक्वल अपोजिट, इक्वल मींस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने चाहिए, जैसे एक +1 एक -1, +2 -2। अपोजिट मींस पोलरिटी वाइज, एक प्लस है तो एक माइनस है, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस होनी चाहिए, सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। तो उस सिस्टम को जिसमें टू इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, उन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है, ऐसे सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेम देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस का, डाइपोल, डाई मींस डबल, डबल पोल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पोल, ठीक है। अब देखिए इसका सेंटर है O, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर O। तो आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे डाइपोल से रिलेटेड, उसमें इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस हम लेंगे 2a, मींस यहां से हाफ a और यहां से भी हाफ a। तो डिस्टेंस हम 2a लेके चलेंगे। 2a इसलिए क्योंकि ये कैलकुलेशन को इजी करता है। हम a भी ले सकते थे डिस्टेंस कंप्लीट, लेकिन उससे फिर हमें हाफ लेना पड़ता है a/2, तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए डिस्टेंस लेके चलेंगे a मींस दोनों के बिटवीन डिस्टेंस 2a। तो एक बार फिर, डाइपोल एक सिस्टम है टू इक्वल अपोजिट चार्जेस का जिनके बिटवीन कुछ डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब देखते हैं एक और टर्म अपने पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल तो हम समझ गए, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या है, इसको देखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसे हमने पढ़ा है क्लास 11th में, मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स को कहते हैं टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है आइदर फोर्स और इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। टॉर्क का फॉर्मूला याद कीजिए, R क्रॉस F। मोमेंट ऑफ फोर्स को कहते हैं टॉर्क, R क्रॉस F। आइदर फोर्स, दो फोर्स, जब कपल ऑफ फोर्स लगते हैं तो रोटेट होती है बॉडी, तो आइदर फोर्स डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। वैसे ही मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो ये क्या है इसको देखते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, और ये है, ये इक्वल होता है आइदर चार्ज, आइदर मींस कोई भी चार्ज ले लीजिए, दोनों एक ही है, इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। एक बार फिर, डाइपोल वो है जिसके जिन चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस है, इक्वल अपोजिट चार्जेस, उनके बिटवीन डिस्टेंस भी होनी चाहिए। क्या हम इसको डाइपोल कहेंगे? एक प्लस क्यू यहां पे है और यहीं पे माइनस क्यू है, क्या ये डाइपोल है? नहीं, ये डाइपोल नहीं है, डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? P से डिनोट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है। तो ये है आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लीजिए Q, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बिटवीन? हम कितना लेके चल रहे हैं? 2a। आइदर चार्ज Q, कोई भी चार्ज ले लीजिए। एक बार फिर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल है? 2aq। आइदर चार्ज, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसने काफी यूज होने वाला है आगे। इसकी बात करते हैं SI यूनिट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या होगी? बनाइए। चार्ज की कूलाम, डिस्टेंस की 2a डिस्टेंस है, मीटर, कूलाम मीटर, ये इसकी SI यूनिट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे हमारे पास जो डाइपोल है -q + q, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन में, P वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? हम लिख सकते हैं इसको P वेक्टर है इक्वल टू 2aq। चार्ज तो वेक्टर नहीं है, तो ये पोजीशन वेक्टर,
ऐसा, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। तो डायपोल इक्वल अपोजिट चार्जेस का सिस्टम जिनके बिटवीन डिस्टेंस है, डायपोल मोमेंट आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखें, छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए यहां पे आपको डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। मैं आपको एक सिस्टम दे रहा हूं, उस पे है चार्जेस 1 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है 2 मीटर। तो बताइए इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों बताने, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो देखते हैं क्या आएगा, सिंपल है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज क्यों होते हैं सर, उसका फॉर्मूला है 2AQ, तो ये हो जाएगा 2A डिस्टेंस इंटू Q, कोई भी चार्ज 1 इंटू 10⁻⁶ कूलाम में हो गया, कूलाम मीटर। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है वो देखिए। P होता है आइदर चार्ज मींस 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। कितनी डिस्टेंस है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, फॉर्मूला 2AQ जरूर है, ध्यान देना, फॉर्मूला 2AQ है, बट यहां पे 2A क्या है? 2 है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। तो वैल्यू क्या होगी डायपोल मोमेंट की इस केस में? 2 जो डिस्टेंस है इंटू आइदर चार्ज 1 माइक्रोकूलम, कूलाम में करें तो 10⁻⁶, तो कितना आ गया ये? 2 इंटू 10⁻⁶ कूलाम मीटर। ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात। डायरेक्शन किधर होगी? फ्रॉम -1 माइक्रोकूलम टू +1 माइक्रोकूलम। एक और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से डायपोल के बारे में समझ आ जाए। देखो भाई, एक और आपके पास है 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है 3 मीटर। करिए फिर से, P इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये चार्ज कुछ भी पहले लिख सकते हैं, 3 इंटू चार्ज आइदर चार्ज 2 इंटू 10⁻⁶, तो क्या आ गया भाई? ये आ गया 6 इंटू 10⁻⁶ कूलाम मीटर। दिस इज सो सिंपल। ओके, चलिए एक और देखते हैं, लेकिन पहले आप इसको नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट करिए, फिर एक और देखते हैं। यहाँ पे है -Q चार्ज और यहाँ पे +2Q और ये पॉइंट पे है -Q। +2Q -Q डिस्टेंस A, +2Q -Q डिस्टेंस A। अब बोला गया इसका नेट डायपोल मोमेंट फाइंड करिए, लेकिन यहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, सर डायपोल मोमेंट उधर फाइंड करेंगे जिधर डायपोल होगा, यहाँ डायपोल कहाँ है? इक्वल अपोजिट चार्जेस कहाँ है? यहाँ तो 2Q +2Q -Q इक्वल अपोजिट थोड़ी है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए +2Q को आप डिवाइड करिए, +Q, यहाँ पे +2Q चार्ज है, इसका मतलब एक +Q है एक +Q है। अब डायपोल दिखने लगे कहाँ? यहाँ देखो, एक +Q -Q, एक डायपोल तो ये हो गया, +Q -Q, एक डायपोल ये हो गया। तो पहले इस डायपोल की बात करते हैं, -Q +Q, इसका डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में है? ये +Q -Q वाला, इसका डायपोल मोमेंट है ये डायरेक्शन में, और ये -Q ये +Q, इसका डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है? -2 प्लस चार्ज, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, क्योंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ड्रॉ किया आपने। दोनों डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। अब बात करते हैं इनके मैग्नीट्यूड की, हमें नेट डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। ये वाले डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना होगा? P इक्वल टू डिस्टेंस आइदर चार्ज Q, ये वाले डायपोल का P इक्वल टू डिस्टेंस आइदर चार्ज Q। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट नेट डायपोल मोमेंट के लिए, नेट वेक्टर के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे AQ -AQ 0, तो दोनों डायपोल मोमेंट अपोजिट थे, इक्वल थे, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना आ गया? 0। सिंपल था। एक और देख लेते हैं, आपके पास चार्जेस हैं यहां पे +3Q, ये पॉइंट पे -Q -Q, इसका बताइए फिर से वही +3Q, इसका मतलब यहां पे 3Q है, Q Q Q, इस 3Q को डिवाइड किया Q Q Q, तो 3 डायपोल आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, -Q2 +Q, एक है ये डायरेक्शन में, और एक है आपका -Q2 +Q ये डायरेक्शन में। डिस्टेंस भी दे देते हैं इनके बिटवीन, ये डिस्टेंस A, इनके बिटवीन डिस्टेंस A, इनके बिटवीन डिस्टेंस A। तो अब इसका डायपोल मोमेंट फाइंड करिए, देखते हैं। अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्या ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट, सभी डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे? यस, क्योंकि चार्ज सेम है सब
और डिस्टेंस सेम है तो मैग्नीट्यूड वाइज सभी डायपोल इक्वल, लेकिन ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट अपोजिट है। तो ये दोनों जैसे हम वेक्टर वाला करते ही हैं, ये दोनों अपोजिट है तो नेट डायपोल मोमेंट इन दोनों का 0। बचे कितने डायपोल मोमेंट, एक डाउनवर्ड वाला, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अपोजिट है, बचा एक नीचे वाला। तो नेट डायपोल मोमेंट किधर है, वो है डाउनवर्ड, और कितना है, वो है AQ। एक बार फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों डायपोल मोमेंट अपोजिट है, इन दोनों ने कर दिया एक दूसरे को कैंसिल, बचा एक जो किधर है डाउनवर्ड, उसका वैल्यू कितना है, आइदर चार्ज Q, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन A, तो AQ। ठीक है, तो ये देखे हमने क्वेश्चंस कुछ इसके बेस पे। लेकिन हम ये डायपोल पढ़ क्यों रहे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस देखते हैं अब। डायपोल कहाँ इंपॉर्टेंट, देखिए केमिस्ट्री में आपने सुना होगा डायपोल मोमेंट, और आपने ये भी देखा होगा डिफरेंट मॉलिक्यूल का डिफरेंट डायपोल मोमेंट होता है। अब वो क्यों होता है, अब वो फिजिक्स बताएगी, देखिए उसको देखते हैं। अपने पास है नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको देखिए, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और कैसा चार्ज बनेगा, नेगेटिव। जितना ये नेगेटिव बनेगा, क्योंकि इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए, उतना ही कार्बन प्लस बनेगा, सेम चार्ज होंगे। वैसे ही यहां भी होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस ऑक्सीजन की तरफ, ये बनेगा नेगेटिव, उतना ही कार्बन बनेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे कितने डायपोल क्रिएट हुए, 2। एक डायपोल ये है जिसका डायरेक्शन इस साइड है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और एक डायपोल ये जिसका डायरेक्शन इस साइड है। ये दोनों डायपोल्स अपोजिट है एक दूसरे के, इनका डायपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। और क्या मैग्नीट्यूड वाइज ये इक्वल होंगे, यस, क्योंकि जितना इसमें नेगेटिव बना उतना इसमें नेगेटिव बनेगा, और जितना इसमें नेगेटिव उतना पॉजिटिव, मतलब सभी चार्जेस इक्वल हैं। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, 0। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0। क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 डायपोल्स बनते हैं जो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड वाइज होते हैं इक्वल। वहीं अगर बात करें वाटर की, तो वाटर में क्या होता है, वाटर का शेप, कार्बन डाइऑक्साइड का शेप हुआ लीनियर, वाटर का शेप कैसा होता है, इसका बेंड शेप होता है। ऑक्सीजन फिर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का चार्ज हो जाएगा माइनस, इससे उसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लिए तो हाइड्रोजन प्लस। वैसे यहां भी होगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए नेगेटिव, हाइड्रोजन प्लस, जितना ये प्लस उतना ये माइनस, जितना ये माइनस उतना ये प्लस। अब देखिए यहां पे फिर से 2 डायपोल्स बने, एक डायपोल ये डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक डायपोल ये डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या ये दोनों डायपोल इक्वल होंगे, यस। अब देखना है ये जो डायपोल्स बने, क्या ये अपोजिट हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नहीं। क्या ये सेम डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, नहीं। इन दोनों का रिजल्टेंट डायपोल बनेगा, डायपोल मोमेंट बनेगा, और वो कहां बनेगा, इनके बीच में। तो क्या वाटर का डायपोल मोमेंट 0 हुआ, नहीं, इसका कुछ वैल्यू होता है। तो वाटर का डायपोल मोमेंट 0 नहीं हुआ, किसका 0 हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। वैसे ही बात करें HCl की, इसमें क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट ये साइड। NaCl सॉल्ट जो आप खाते हैं, क्लोरीन नेगेटिव, Na पॉजिटिव, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पे मैंने आपको 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स दिखाए, एक वो जिसका डायपोल मोमेंट 0 है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स जिनका डायपोल मोमेंट कुछ है, कुछ वैल्यू है, ऐसे को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो एक बार फिर से 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स, पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट 0, क्यों 0, क्योंकि डायपोल मोमेंट्स ने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल, अपोजिट थे। देखिए अगर डायपोल की बात करें, उसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो नेट चार्ज कितना होगा डायपोल का, 0। डायपोल का नेट चार्ज होता है 0। क्या 0 चार्ज का मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है डायपोल की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, ये हमने पहले भी ड्रॉ किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव पे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, 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 ये हमने पहले भी ड्रॉ किया है। ओके, अगर हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डिफरेंट पॉइंट्स पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो कितना आएगा, यही हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल के ही अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। ये एक्सियल पॉइंट क्या है ये देखते हैं अभी।
ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये आपके चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट हो गया है, इसकी प्रैक्टिस करना। जितनी बार डेरिवेशन की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने टाइम प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा इनको करते चले जाएंगे। तो कौन सा है एक्सियल पॉइंट, उसको देखते हैं। ये हमारे पास चार्ज प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डायपोल का एक चार्ज, और ये एक और चार्ज माइनस क्यू। इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस हमको वही लेनी है 2a, तो यहां सेंटर से यहां की डिस्टेंस a और ये इसकी डिस्टेंस a दोनों के बिटवीन डिस्टेंस हो गई 2a। एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन की पहले बात करें। एक्सियल लाइन वो लाइन है जो लाइन चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, उसको एक्सटेंड कर दें। ये एक्सियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन है, दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया, एक्सियल लाइन हो गई। ठीक है, तो हम एक साइड एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट, तो एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट होगा वो एक्सियल पॉइंट हो गया। ये पॉइंट हम इधर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। मैं इस एक्सियल पॉइंट को ले रहा हूं जो माइनस क्यू के नियर है, आप इधर भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस पी पॉइंट पे, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ये पी पॉइंट सपोज इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, यहां से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड। करना वैसे ही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पहले वेक्टर ड्रॉ करो। इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगी, अवे, तो यहां से ऐसे, ये होगी ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू टुवर्ड्स नेगेटिव, ई माइनस क्यू। दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं ई क्यू क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ई क्यू, इसकी वजह से यहां पे, तो ये होगा के क्यू, फॉर्मूला क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, ये तो ए है, ये आर है, तो डिस्टेंस हो गई टोटल आर प्लस ए स्क्वायर। ई माइनस क्यू, अब माइनस क्यू की वजह से देखते हैं इसकी वजह से क्या होगी यहां पे, बताओ। तो ये हो जाएगी के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, ये कितनी है, ये टोटल तो आर है, आर से ये कम कर लो, सो दिस डिस्टेंस इज आर माइनस ए होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई पी पे, दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, तो सब्ट्रैक्ट करो। अब सब्ट्रैक्ट करने में ध्यान क्या रखना है, पहले ये लिखें कि ये लिखें, तो पहले वो लिखो जो लार्ज मैग्नीट्यूड का है। यहां पे किसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस क्यू या माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो उसके इस पी पॉइंट के ज्यादा नियर है, वो डोमिनेट करेगा। कौन, ये वाला। तो माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिखो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर। फिर आपको यहां से भी पता चल रहा है इस फॉर्मूले से, इस वैल्यू से, न्यूमरेटर में के क्यू है, दोनों आर प्लस है या आर माइनस है, कौन ज्यादा होगा, जिस पे आर माइनस है, जिसका डिनोमिनेटर कम है। तो इसको पहले ज्यादा कंफ्यूज नहीं, पहले वो लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड लार्ज है। मैग्नीट्यूड किसका लार्ज है, जो इस पी पॉइंट के ज्यादा नियर है। कौन ज्यादा नियर है, माइनस क्यू। तो के क्यू माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। अभी के क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ये बचेगा अपने पास, ध्यान रखो हम एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। एलसीएम ले लीजिए, आर माइनस ए होल स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर, ये यहां आ जाएगा, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। अब थोड़ा मैथ चलेगी यहां पे। ई नेट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास के क्यू, और ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, माइनस, ये माइनस चल रहा है, माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या आर माइनस ए था, माइनस 2 आना था, लेकिन बाहर माइनस है, तो प्लस 2 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास के क्यू आर स्क्वायर आर ए स्क्वायर कैंसिल, 2 प्लस 2 4 अपॉन, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे आर प्लस ए आर माइनस ए होल स्क्वायर है, तो यहां भी स्क्वायर लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, उसका स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा, वापस यही बनेगा। तो ई नेट किसके इक्वल आ गया, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास के 4AQR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर।
अब थोड़ा ध्यान देना है, ये 4AQ ये क्या चीज है? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2AQ, तो 2P किसके इक्वल होगा? 4AQ, 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो 4AQ 2P हो गया, 2P को आगे लिखा तो क्या बनेगा? ये 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डेरिवेशन। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? वो आया आपका 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ये एक्सियल पॉइंट पे आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, ये डायपोल की वजह से। यहां नहीं करना आपको, इधर भी आप फाइंड कर सकते हैं, वो भी आपका आएगा, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, हम इसको सॉल्ट डायपोल के लिए अज्यूम कर सकते हैं। सॉल्ट डायपोल क्या होगा वो देखते हैं। हमारे पास है स्मॉल डायपोल, फॉर स्मॉल डायपोल, स्मॉल डायपोल मींस जिसका लेंथ सॉल्ट है, छोटा डायपोल। तो ऐसा डायपोल जिसके बिटवीन डिस्टेंस बहुत कम है, और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो काफी दूर है, तो ये स्पेशल केस है जहां पे R ग्रेटर देन A, डायपोल का लेंथ काफी शॉर्ट है, A बहुत स्मॉल है। अगर ऐसा है तो R स्क्वायर तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एज कंपेयर टू A स्क्वायर। देखिए पहले ही A छोटा है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि A हमारे पास है 0.1, R है हमारे पास 100, तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000, A स्क्वायर 0.01, उसका स्क्वायर और कम हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? देखिए R है 100, A है 0.1, R स्क्वायर 10,000, A स्क्वायर 0.01, ये तो और भी स्मॉल हो गया। तो लगभग ये किसके इक्वल है? 10,000 माइनस 0.01, 10,000 ही तो हुआ। ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास R स्क्वायर मींस R टू द पावर 4 हो गया डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? ये आ गई अपने पास 2KPR अपॉन R4, और इसको सिंप्लीफाई कर लें, R पावर 1 कैंसिल कर लें, मैंने E एक्सियल ही लिख लिया इसको, तो ये हो गया आपका 2KP अपॉन R3। ये स्मॉल डायपोल के लिए स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, ये फॉर्मूला नोट कर लें, ये डेरिवेशन, इसका नोट्स बनाना है आपको, कॉपी में करना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सियल पॉइंट पे 2KP अपॉन R3। K क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला क्या था, जिसका वैल्यू क्या था? 1/4πε0। एयर के लिए 9 × 10⁹, 2 है। P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 2AQ। R क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। बताइए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायपोल की वजह से उधर होगा जिधर लार्ज मैग्नीट्यूड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। लार्ज मैग्नीट्यूड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो लार्ज मैग्नीट्यूड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्शन में, E-Q। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ये डायरेक्शन में। तो कैसे बताएं कौन सी डायरेक्शन में? तो देखते हैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इधर। तो एक बार फिर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर होगी जिधर लार्ज मैग्नीट्यूड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लार्ज मैग्नीट्यूड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? वो है -Q की वजह से, क्योंकि ये P पॉइंट के ज्यादा नियर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इधर हुआ। तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डायपोल मोमेंट। एक्सियल पॉइंट में जिधर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो अब डायरेक्शन और हमारे पास मैग्नीट्यूड एक साथ लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर एक्सियल पॉइंट पे इज इक्वल टू 2 वेक्टर नहीं होता, K वेक्टर नहीं होता, P डायपोल मोमेंट वेक्टर है, वेक्टर लगाओ अपॉन R3। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गई एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म, ये आ गई आपके पास। तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। फॉर्मूला वही 2KP अपॉन R3। वेक्टर फॉर्म कैसे देख रहे हैं? जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट पे, आप यहां भी फाइंड कर सकते हैं, यही आएगा।
r डिस्टेंस इधर ले लेना। तो ये था एक्सियल पॉइंट, इसका डेरिवेशन प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं है। पहले एक बार फिर से देख लें, पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को कर देना है सबट्रैक्ट। जब सबट्रैक्ट करोगे तो पहले वो रखना है जो लार्ज मैग्नीट्यूड, कैसे पता चलेगा, जो ज्यादा नियर होगा उसका मैग्नीट्यूड लार्ज आ जाएगा वैल्यू। फिर स्मॉल डायपोल के लिए अज्यूम करना है, कर लिया। स्मॉल डायपोल के लिए r इज ग्रेटर देन a, वैल्यू रखा, आ जाएगा 2k/r³। डायरेक्शन किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिधर लार्ज मैग्नीट्यूड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस साइड, वो उसी साइड है जिस साइड डायपोल मोमेंट, अलोंग डायपोल मोमेंट। फिर हमने वेक्टर फॉर्म भी लिख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे देखा, अब देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक डायपोल के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सीबीएसई में आता है। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास डायपोल प्लस q चार्ज और ये है इस पे माइनस q चार्ज। यहां पे हमारे पास डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों के बिटवीन 2a बनी रहेगी। ये सेंटर हो गया, ये a डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस भी हमारी a हो गई। इक्वेटोरियल लाइन देखते हैं पहले कौन सी लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन है जो इस लाइन को, जो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट मींस 90 डिग्री का एंगल हो, बाइसेक्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसे इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। अब इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वो पॉइंट सपोज यहाँ पे फाइंड करो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे। तो क्या करना है, पहले लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये लाइन हमने ज्वाइन की जो चार्ज और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ये हो गई लाइन। अब देखिए इस प्लस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे और ड्यू टू माइनस q टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिजल्टेंट फाइंड करना है। हमारे पास दो मेथड होते थे, एक रिजल्टेंट वाला, एक रिजोल्यूशन वाला। तो मैं रिजोल्यूशन वाले से करूंगा, वो इजी पड़ता है। देखिए ये डिस्टेंस चार्ज से प्लस q से और p पॉइंट की सपोज x है, तो ये कितनी होगी, क्योंकि ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट है, तो ये भी होगी x। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड r के टर्म्स में। r क्या है, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पॉइंट, r के टर्म्स में अपने को रिजल्ट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखते हैं इस प्लस q की वजह से कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो बनेगी kq अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और ड्यू टू नेगेटिव q kq अपॉन डिस्टेंस वही है kq अपॉन x स्क्वायर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो रिजोल्यूशन वाला मेथड अप्लाई करते हैं। ये एंगल थीटा है, ये ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, एंगल भी इक्वल होंगे। ये थीटा, तो ये एंगल टोटल 2 थीटा। अब हमें इसको रिजॉल्व करना है। हमने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन इधर ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये लाइन पैरेलल हो गई, ये दोनों पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्स हो गई, ये थीटा, तो ये एंगल भी ये वाला थीटा, ये 2 थीटा है, तो ये भी, ये वाला भी थीटा। कंफ्यूज नहीं होना, थीटा थीटा एंगल हो गए। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको रिजॉल्व किया, एंगल के साथ जो आता है वो होता है कॉस, ई क्यू कॉस थीटा। एक ही आया, एक इसके परपेंडिकुलर आएगा, इसके परपेंडिकुलर, वो होगा ई क्यू साइन थीटा। ठीक है, हो गया। अब इस e माइनस क्यू को भी रिजॉल्व किया, एंगल के साथ जो आएगा वो होगा e माइनस क्यू कॉस थीटा, और इधर नीचे आएगा एक, वो होगा e माइनस क्यू साइन थीटा। क्या e क्यू और e माइनस क्यू इक्वल हैं मैग्नीट्यूड वाइज? यस, इक्वल हैं, इक्वल हैं, और ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट अपोजिट हैं, ये और ये अपोजिट वेक्टर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से 0, ये दोनों तो गए, कैंसिल हो गए। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बस किस वजह से होगी, वो होगी कॉस कंपोनेंट की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से, दोनों सेम डायरेक्शन में कॉस वाले, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई e माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई क्यू कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वल है, ई क्यू और ई माइनस क्यू दोनों इक्वल है, तो मैं ई माइनस क्यू को भी ई क्यू ही बोल रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2 ई क्यू कॉस थीटा। अब ई क्यू का वैल्यू रखते हैं, ई क्यू का वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू थीटा के टर्म्स में नहीं चाहिए, आर के टर्म्स में आंसर चाहिए। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये ट्राइंगल में चलिए,
cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा ये ट्राइंगल में बेस ये हो गया अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स a अपॉन x। इसको सॉल्व करिए 2k/a अपॉन x क्यूब, x के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए, r के टर्म्स में चाहिए। x को रिप्लेस करके r लेके आना है, कैसे करें देखते हैं। इस ट्राइंगल पे चलते हैं तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2, 1/2 हो गई। तो एक्स क्यूब किसके इक्वल हो गया, क्यूब यहां भी लगेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। अब हमारा एक्स रिप्लेस हो गया आर की फॉर्म में, आर के टर्म्स में ही आंसर चाहिए। तो ई नेट कितना आ गया हमारा, ई नेट आ गया हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, वो आ गया 2k/a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो मैं इसको लिख लेता हूं और सिंपल ई इक्वेटोरियल ई क्यू कर लेते हैं इज इक्वल टू, अब देखिए 2aq क्या है ये 2aq डायपोल मोमेंट, तो ये डायपोल मोमेंट है, तो क्या बचा kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें शॉर्ट डायपोल के लिए भी करना है, डायपोल बहुत शॉर्ट हो छोटा हो तो क्या होगा, फिर से वही स्पेशल केस, अपना मेन फॉर्मूला तो यही है, अब स्पेशल केस है फॉर स्मॉल डायपोल। स्मॉल डायपोल का मीनिंग, स्मॉल डायपोल वही r ग्रेटर देन a, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर है और ये डायपोल बहुत छोटा है, तो अगर ऐसा होगा तो ये डिनोमिनेटर में क्या चेंज आएगा, डिनोमिनेटर में चेंज आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 इज अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, ये और स्मॉल हो गया, तो आर स्क्वायर होल पावर 3/2 क्या बचा आर क्यूब। सो फॉर्मूला फॉर ई इक्वेटोरियल फॉर शॉर्ट डायपोल इज kp अपॉन आर क्यूब, ये इक्वेटोरियल पर। अगर इसको एक्सियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करें तो एक्सियल पॉइंट पे क्या आया था 2kp अपॉन आर क्यूब, इसका मीनिंग एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना है। फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, डेरिवेशन बहुत ईजी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आता जाएगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये आ गई, डायरेक्शन किधर है इसकी, डायरेक्शन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखते हैं यहां से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर जिधर दोनों वेक्टर, ये इधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी वजह से इधर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डायपोल मोमेंट किधर है, डायपोल मोमेंट होता है फ्रॉम नेगेटिव क्यू टू प्लस क्यू, नेगेटिव टू प्लस, तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट से अपोजिट होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायपोल, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दोनों अपोजिट होते हैं। अब हमें डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को एक साथ डालना है, मींस वेक्टर फॉर्म में लिखना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगी, ई इक्वेटोरियल वेक्टर इज इक्वल टू, के तो वेक्टर होता नहीं, पी वेक्टर होता है, अपॉन आर क्यूब। अगर हम सिंपल ऐसे लिख दें तो ये बता रहा है कि जिधर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसा तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है डायपोल मोमेंट इधर है, तो अपोजिट में क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि डायपोल मोमेंट से अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। अब 2-4 क्वेश्चन कर लें इनके, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, नोट करिए और इसके बाद करते हैं क्वेश्चंस। ओके, आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है 4 कूलम मीटर। आपको इसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जो कि डिस्टेंस है एक्सियल पॉइंट की 8 मीटर। सॉल्व डायपोल लेके चलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो फिर से वही फॉर्मूला, एक्सियल पॉइंट के लिए क्या होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, इक्वल टू 2 इज टू 9 × 10⁹ k हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया 4 अपॉन आर क्यूब
888। तो अब देखिए क्या आता है, 4 to 8 8 8 64, 9/64 इंटू 10⁹9 न्यूटन पर कूलम। सिंपल है, हो गया। अगर आपके पास इस टर्म में हो कि सेंटर से डिस्टेंस है 8 मीटर और डायपोल का डिस्टेंस है, चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस है 5 मीटर, तो फिर आपको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि गिवन था सॉल्व डायपोल है तो सिंपल आप इसको फिट कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, आपके पास है सॉल्व डायपोल, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इसका डायपोल मोमेंट है 1 कूलम मीटर, इक्वेटोरियल पॉइंट डिस्टेंस पे है 5 मीटर। करिए फिर से वही सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब, kp अपॉन r क्यूब, k 9 इंटू 10⁹9 p1 r 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 9/125 इंटू 10⁹9 न्यूटन पर कूलम। सिंपल है ये भी, आगे कैलकुलेशन हो सकती है आगे। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, आगे और हम लेवल इंक्रीज करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये सीबीएसई बोर्ड्स में आ सकता है। लेकिन आगे इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम्स में, मेडिकल लेवल के एग्जाम्स में सपोज ऐसे आ गया कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, क्या ये एक्सियल पॉइंट है, नहीं, क्या ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, नहीं, ऐसा दिया आपको, आप फाइंड करो, आप क्या करोगे। तो उसके लिए हमें एक और डेरिवेशन करना पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ओके, अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू, और ये इनका सेंटर, डिस्टेंस ए, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये तो एक्सियल नहीं है ना ही ये इक्वेटोरियल है, आप क्या करेंगे। तो इसके लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, यहां हो, किधर भी हो, तो उसके लिए एक डेरिवेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट है, कहां के लिए, आपके इंजीनियरिंग के लिए, आपके मेडिकल लेवल के एग्जाम के लिए। तो देखते हैं एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो देखिए ये सेंटर हो गया, क्या करना है इसके लिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, कैसे करेंगे देखो। तो आपने पहले ये लाइन ज्वाइन की, ये यहां से r डिस्टेंस पे है, तो यहां से P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर बना यहां से, ये इस पोजीशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इन दोनों के बिटवीन एंगल है थीटा। सपोज ध्यान देना, थीटा ये वाला एंगल नहीं होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, ये इधर है, तो ये वाला एंगल लेना है, ये नहीं, ये एंगल नहीं लेंगे आप, ये वाला एंगल लेना है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने पोजीशन वेक्टर बनाया जो डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ये एक जनरल पॉइंट है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, इस P, ये जो डायपोल मोमेंट है P, इसको रिजॉल्व किया टू कंपोनेंट्स में। एक थीटा के अलोंग क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यहां, इसके परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको P sin थीटा। तो आपके डायपोल मोमेंट के टू कंपोनेंट्स बने, P cos थीटा, P sin थीटा। अब इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे P cos थीटा कंपोनेंट के लिए किस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। P cos थीटा कंपोनेंट ये डायरेक्शन में है ऐसे, P पॉइंट कैसा पॉइंट है इसके लिए, एक्सियल या इक्वेटोरियल, इसी लाइन पे है, तो ये एक्सियल पॉइंट हो गया। तो P cos थीटा की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अभी देखा हमने, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होती है जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो P cos थीटा कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो मैं इसको लिख लेता हूं E1, 1 मींस P cos थीटा की वजह से, ठीक है। अब जो P sin थीटा कंपोनेंट है डायपोल मोमेंट का, वो P sin थीटा कंपोनेंट ये डायरेक्शन में, ये P के साथ कैसा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो ये कैसा कंपोनेंट हो गया, ये यहां पे कौन सा पॉइंट हो गया P sin थीटा कंपोनेंट के लिए, ये पॉइंट हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, डायपोल मोमेंट से अपोजिट। तो इसकी वजह से सपोज E2 है, डायपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 किधर होगी, इधर, ये। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इसकी वजह से E1 इधर, E2 इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल की वजह से इन दोनों के बिटवीन कहीं होगी। तो सपोज ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E नेट,
इसको ज्वाइन कर लेंगे और ये ई नेट E1 के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो डायरेक्शन बाद में, पहले ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसका रिजल्टेंट फाइंड कर लें। तो रिजल्टेंट के लिए पहले E1 का वैल्यू, E1 किसके इक्वल है, E1 है P cos थीटा, P cos थीटा जो कॉस कंपोनेंट है डायपोल मोमेंट का, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके इक्वल है, ये है हमारा, क्या होती है, ये एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सियल पॉइंट पे क्या होती है 2kp p cos थीटा, क्योंकि cos थीटा वाला कंपोनेंट है, 2kp cos थीटा अपॉन डिस्टेंस क्यूब, कितनी डिस्टेंस है यहां से r क्यूब। अब E2 किसकी वजह से है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये किसके इक्वल होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट वाला है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो ये है kp साइन थीटा अपॉन r क्यूब। देखिए फिर से सीबीएसई में नहीं आएगा ये आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। तो ये टू कंपोनेंट्स में, फिर से देखिए डायपोल मोमेंट को टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, एक मिला p cos थीटा, एक मिला p sin थीटा। p cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट है और p sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन r क्यूब, क्योंकि cos थीटा वाला कंपोनेंट है 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। एक्सियल पॉइंट पे kp अपॉन r क्यूब, sin थीटा वाला कंपोनेंट है kp sin थीटा अपॉन r क्यूब। ठीक है, E1 E2 आ गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो होती है अंडर रूट r रिजल्टेंट वेक्टर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p की cos थीटा। E1 E2 के बिटवीन एंगल कितना है, E1 इधर है E2 इधर है, 90 डिग्री, तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 90। cos 90 क्या होता है 0, तो वाला टर्म लिखते ही नहीं। अब इसको करते हैं आगे, ई नेट ये आ गया, तो ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर, इसका 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, व्हाट इज E2, kp sin थीटा अपॉन r क्यूब स्क्वायर। अब देखिए इसको ओपन करना है अपने को, यहां करते हैं, तो ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा, देखना ध्यान से, kp अपॉन आर क्यूब इस पे भी है, kp अपॉन आर क्यूब इस पे भी है, तो kp अपॉन आर क्यूब वो दोनों से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है, अंडर रूट लगेगा बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा बस kp अपॉन आर क्यूब बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, ये रह गया हमारे पास 2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। फिर से देखिए क्या हुआ, kp अपॉन आर क्यूब इस पे भी है, इससे बाहर आ गया, तो kp अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर, kp अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर दोनों का कॉमन आया, kp अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर आना था, तो अंडर रूट बाहर आ गया, kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं, ई नेट इक्वल टू, देखिए यहीं से काम हो जाएगा, आपके पास गिवन होगा कि p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए जो कि 30 डिग्री एंगल पे है, जो 45 डिग्री एंगल पे है, आप यहां रख दीजिए 2 cos 45 2 प्लस साइन 45 होल स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं, kp अपॉन आर क्यूब, इसको लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ई नेट इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब, अब इसमें देखना है 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं ब्रेक कर सकता हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बन गई। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आ गया एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सपोज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के साथ अल्फा एंगल बना रही है, E1 के साथ, तो tan अल्फा किसके इक्वल होगा, एंगल के लिए tan अल्फा, अल्फा चाहिए हमें, tan अल्फा इस ट्रायंगल को देखिए, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस, tan अल्फा इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, हाइट किसके इक्वल है E2, ये E2 वाला है, तो E2 अपॉन E1, ये E2 है, ये E1 है। अब E2 किसके इक्वल है, kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और E1 किसके इक्वल है 2kp, ये यहाँ आ जाएगा 2kp cos थीटा, आर क्यूब ऊपर निकल गया, kp कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, सो tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, बस वेरी गुड, tan थीटा, तो tan थीटा बाई 2। तो डायरेक्शन कैसा देना है, इसका डायरेक्शन देना है tan अल्फा, अल्फा एंगल से, जो कि इक्वल है tan थीटा बाई 2 के। एक बार फिर से देखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, यहाँ के दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं।
हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है। डायपोल मोमेंट है इधर ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो कितना एंगल बना, अल्फा। अल्फा नहीं, अल्फा नहीं, अल्फा तो E1 के साथ है, और E1 कितना एंगल बना रहा है डायपोल मोमेंट के साथ, थीटा। फिर से देखिए, डायपोल मोमेंट इधर, थीटा तो E1 का बना और उससे भी ज्यादा अल्फा। फिर से डायपोल मोमेंट इधर, थीटा, थीटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा प्लस अल्फा विद डायपोल मोमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है डायपोल मोमेंट के साथ, थीटा तो है ही, उसके साथ अल्फा भी प्लस करना है, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये किसी भी पॉइंट पे एक जनरल पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन आया, और यहां से हम एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट उनके लिए वैल्यू बता सकते हैं। फॉर्मूला वो वापस वैसा ही आ जाएगा, देखते हैं कैसा आएगा। चलिए देखते हैं। फॉर एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के लिए बात करते हैं पहले। एक्सियल पॉइंट के लिए ये P पॉइंट किधर होना चाहिए, यहां नीचे, ये P पॉइंट यहां होना चाहिए। तो ये लाइन जो है थीटा बना रही है, ये सीधा ऐसे आ जाएगी। तो थीटा कितना हो जाएगा एक्सियल पॉइंट, ये P पॉइंट इधर आ गया, थीटा कितना हो जाएगा एक्सियल पॉइंट के लिए, ये लाइन ऐसे नीचे आ गई, थीटा कितना हो गया 0। फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा इक्वल टू 0, यहां 0 पुट करिए, कॉस 0 1, अंडर रूट क्या बचेगा, बस ये 1 हो गया, अंडर रूट 3 ये बचेगा, अंडर रूट 3 प्लस 1, और अंडर रूट 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो कितना बचा, 2 यहां से निकला, 2 kp अपॉन आर क्यूब। क्या वैसा ही आ गया, यस, जो हमने पहले देखा, ये जनरल एक्सप्रेशन से भी वही आ गया। डायरेक्शन देख लेते हैं क्या सही आएगी, क्या डायरेक्शन अलोंग ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, देखते हैं। थीटा कितना हो गया एक्सियल के लिए 0, tan 0 0, 0 अपॉन 2 0, कौन सी वैल्यू 0 होती है टेंजेंट की 0, तो थीटा 0 0 0, अल्फा भी कितना आ गया 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाती है डायपोल मोमेंट के साथ, थीटा प्लस अल्फा, 0 प्लस 0 0, तो 0 एंगल मींस जिधर डायपोल मोमेंट है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहां से भी आ गया। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ये P पॉइंट किधर होगा, यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो इसको यहां ला जाओ, मतलब ये थीटा कितना हो जाएगा, इस लाइन का थीटा 90 डिग्री। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा हो गया 90 डिग्री। अब 90 रखना है यहाँ पे, cos 90 0 0, अंडर रूट सब 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 1, 1 से मल्टीप्लाई करो kp अपॉन आर क्यूब, वही आ गया जो हमने पहले देखा, यहां से भी आ गया kp अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन की बात करते हैं, इक्वेटोरियल में डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट आती है, कि यहां से भी आती है, देखते हैं कितना है थीटा 90 डिग्री इक्वेटोरियल के लिए, tan 90 इनफाइनाइट, कौन सी वैल्यू इनफाइनाइट होती है टेंजेंट की 90, तो tan अल्फा भी आ गया 90, फिर से tan 90 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन 2 इनफाइनाइट ही बचेगा, कौन सी वैल्यू इनफाइनाइट होती है टेंजेंट की 90, तो अल्फा भी 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है डायपोल मोमेंट के साथ, 90 प्लस 90 180 डिग्री। 180 डिग्री मींस डायपोल मोमेंट के साथ, ये डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है 180। 180 किधर होगा, इसके अपोजिट, तो अपोजिट आ गया। तो इस जनरल एक्सप्रेशन से हमने एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों के लिए एक्सप्रेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड किया। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, जो इंजीनियरिंग लेवल, मेडिकल लेवल, जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, वरना इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट वो बोर्ड्स के लिए सही है, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, इनके बेस पे क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।